ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए एक बार, सारे के सारे दोस्त फटाफट से, और जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर के, उसी श्रृंखला में आज अपन आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आप सभी को पता है आज अपन बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में। भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में बात कर रहे थे किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों में कौन से प्रदेश की चर्चा चल रही थी दोस्तों? तो भौतिक प्रदेशों में हम बात कर रहे थे, मैदानी भाग को लेकर के चर्चा हो चुकी थी, और अब अपन बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दो भाई सारे के सारे चोरे। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। शेयर करो एक बार फटाफट से, जब तक मैं मैप बना लेता हूं एक बार। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास को फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए, मज़ा आने वाला है। सारी की सारी चीज़ें यहीं पर क्लास में कंप्लीट होने वाली है। और ये अपना भारत भी बन गया साहब, ये लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार आज अपने को देखना है, तो मेन रहेगा अपना ये दक्षिण वाला भाग। चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे छोरों, और प्रायद्वीपीय पठार में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? कहीं नहीं पहुँचे, अभी तो शुरुआत करनी थी। देखो, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार यहाँ पर है, ये इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा सा ये भाग जो है उभरा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से जो है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। मतलब लगभग जो है मैं कह सकता हूँ कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार इस वाले बेल्ट में पड़ता है। अब चलते हैं, तो भारत के भौतिक प्रदेश में हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार, देखो ध्यान देना दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। मतलब भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र की बात कर ले, पर्वतीय प्रदेश की बात कर ले, या मैदानी भाग की बात कर ले, या तटीय क्षेत्र की बात कर ले, तो इनमें सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है आपके प्रायद्वीपीय पठार। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की कितनी है? 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की है दोस्तों 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में बात करें तो लंबा कितना है? पूरब से पश्चिम में 1400, उत्तर से दक्षिण में 1600 किलोमीटर है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार की बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो है, ये क्षेत्रफल लगभग जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। कौन? अकेला प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपके सामने है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई मेरे दोस्तों 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक है। 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक जो है इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं, जो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, और भारत का सबसे प्राचीन होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी यह है। क्षेत्रफल के आधार पर
ये भारत का सबसे बड़ा है, जिसकी क्षेत्रफल कितना है भारत का है 32,87,263। 32,87,263 भारत का है, और इस अकेले का कितना है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी लंबाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, वो है 1600 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो एकदम पूर्वतम पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं। यहाँ पर इसकी पूर्वतम पहाड़ियां कौन सी हैं और इसकी उत्तरतम पहाड़ियां कौन सी हैं, और इसकी जो है पश्चिमतम पहाड़ियां कौन सी हैं, और इसकी दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है। तो यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां। और राजमहल पहाड़ियां कहाँ पर है मेरे दोस्तों, झारखंड में है। मुख्य रूप से कौन से राज्य में पड़ती है, झारखंड में है। ये प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरतम पहाड़ियां हैं, पूर्वतम पहाड़ियां हैं, पूर्वतम पहाड़ियां। यहां पर है दिल्ली रेंज या रायसीना पहाड़ियां, रायसीना पहाड़ियां या दिल्ली रेंज आप कह सकते हैं। ये उत्तरतम पहाड़ियां हैं, उत्तरतम पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरतम पहाड़ियां कौन सी आ गई, रायसीना पहाड़ियां। यह है आपकी गिर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं छोरो, गिर पहाड़ियां। ये लो साहब गिर पहाड़ियां। और गिर पहाड़ियां जो है आपकी, ये कौन सी पहाड़ियां हैं तो ध्यान रखना है, ये पश्चिमतम पहाड़ियां हैं, पश्चिमतम पहाड़ियां। और दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है तो आप इलायची की पहाड़ियां या कार्डेमम की पहाड़ियां कह दो, इलायची की पहाड़ियां। ये इलायची की पहाड़ियां जो है ये कैसी है, दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिणतम पहाड़ियां। दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है भाई, तो दक्षिणतम पहाड़ियां हैं कार्डेमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां। आप समझना ध्यान से, बहुत मजे की चीज बताने वाला हूं। हम शुरुआत कर चुके हैं किसकी, भारत की भौतिक प्रदेशों में पर्वतीय प्रदेश अपन पढ़ चुके हैं, मैदानी भाग के बारे में हम बातें कर चुके हैं। तीसरा भौतिक प्रदेश हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। और प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सबसे पहले हमने इसके विशेषताओं के बारे में जाना कि जो प्रायद्वीपीय पठार है जो लगभग त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है, जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर व आधार उत्तर की ओर है। और इसकी बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। और ये किसका अवशेष है तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है दोस्तों, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है या गोंडवाना लैंड का अवशेष है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है। और किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में अकेला प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है, जिसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक। जबकि इसकी चौड़ाई और लंबाई की हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है वो है 1400 किलोमीटर। कितनी है, 1400 किलोमीटर। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जब पेपर डीप बनता है तो पूछ लेता है कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरतम पहाड़ियां कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वतम पहाड़ियां कौन सी है और पश्चिमतम पहाड़ियां कौन सी है। ऐसे क्वेश्चंस जब अपन से पूछता है तो वाट लग जाती है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वतम पहाड़ियां है कौन सी, राजमहल की पहाड़ियां कहां पर है, झारखंड में है, मुख्यतः झारखंड राज्य में है। और ये प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वतम पहाड़ियां हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमतम पहाड़ियां कौन सी है तो गिर पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं, गिर पहाड़ियां हैं। और ये गिर पहाड़ियां कहां पड़ती है तो आपका आंसर होगा गुजरात। कहां पड़ती है,
गुजरात में पड़ती है। ये प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमतम पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, उसके बाद में बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरतम पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ियाँ या दिल्ली रेंज कह दो, ये इसकी उत्तरतम पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पर है, दिल्ली में। बात करें दक्षिणतम पहाड़ियों की, तो दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात कर लें तो दक्षिण की, सॉरी माफी चाहूँगा, दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं किसकी, प्रायद्वीपीय पठार की। तो इसके बारे में भी जो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। तो एक बार फटाफट से मेरे सभी दोस्त इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और एक बात और बता दूं, अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया ना यार, लाइक कर दो फटाफट से। और जितना आपके पास फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जहाँ आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और लास्ट में क्लास के नीचे लाइक मतलब कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और ले लिया तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपन आगे और बात करते हैं और क्या चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ, मतलब इस प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पठारी वाला भाग हो जाएगा और एक पहाड़ियों वाला भाग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं अपन। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर विंध्याचल, फिर आपकी सतपुड़ा, तो उनको लेकर के जो है हम चर्चा करेंगे। क्लियर, तो ध्यान रखें। चलते हैं आगे और देखते हैं। हाँ, अभी तो शुरुआत है, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मज़े से समझाऊंगा, शानदार तरीके से अपन समझेंगे कि बिल्कुल अगर आप लगातार लास्ट तक क्लास को देखते रहेंगे ना, तो कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं बचेगा। ये मेरी गारंटी है, दावा है अपना। लेकिन आपको जो है बना रहना है लगातार। चलिए, इधर बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि इधर अपने को लिखने में आसानी रहेगी। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत, देखो आप सब जानते हैं इधर कौन लगता है, इधर अरब सागर लगता है ना। इधर कौन लगता है, इधर बंगाल की खाड़ी लगती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और इधर कौन लगता है, इधर हिंद महासागर लगता है, हिंद महासागर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पठार तो अपने समझ में आ रहा है कि पठार इसलिए कहते हैं, ये पठारी क्षेत्र है। लेकिन प्रायद्वीप क्यों कहा, क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अरब सागर इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, तो तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ पर एक पहाड़ियाँ इस प्रकार से विस्तृत है दिल्ली तक, और उन पहाड़ियों का नाम है अरावली की पहाड़ियाँ। यहाँ पर गुजरात से लेकर के यहाँ पर इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर विस्तृत है, जिसको हम कहते हैं विंध्याचल। इसी विंध्याचल के नीचे एक और सतपुड़ा, इसी सतपुड़ा के नीचे शतमाला, है ना, इस प्रकार से विस्तृत है। यहाँ पर आप कहेंगे ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। और ये आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हो गई, ये इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से विस्तृत पहाड़ियाँ हैं, अन्नाई मुड्डी की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ, है ना, तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर जो है विस्तृत है। तो इनको लेकर के भी जो है हम चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। शुरू से अपन चर्चा करेंगे, इधर से चलेंगे अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली के बाद में आपकी जो है कौन सी हो जाती है,
अरावली के बाद में विंध्याचल, सतपुड़ा, सतमाला, फिर आपका आ जाएगा कौन सा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को भी हम देखेंगे, और नीचे कौन कौन सी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कौन सी है उनको लेकर के भी हम बात करने वाले हैं, इलायची की पहाड़ियों को लेकर के भी हम बात करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनको लेकर के हम बड़े ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं अरावली की पहाड़ियों के बारे में, या अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, अरावली पर्वतमाला है, ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। देखिए पहले ध्यान में रखना है, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला की बात करें तो इसका जन्म या इसकी सुदूर जड़ जो है, सुदूर जड़ वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में, अरब सागर। इस कारण से मेरे दोस्तों इस अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं किसको? इसका पिता कहते हैं अरब सागर को। किसको कहते हैं? अरब सागर। चलिएगा, इसका जो निर्माण हुआ था, अरावली पर्वतमाला का निर्माण सब जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण माना जाता है, या फिर निर्माण हुआ था। और जब निर्माण हुआ था तो निर्माण काल के समय इसकी जो औसत ऊंचाई थी, निर्माण काल के समय औसत ऊंचाई कितनी थी? वो थी 2800 मीटर। लेकिन वर्तमान में इस अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की वर्तमान में औसत ऊंचाई, तो वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 930 मीटर। क्योंकि ये क्या हो चुकी है, अब घर्षित अपरदित हो के जो है इसकी ऊंचाई कम हो गई है, इसीलिए तो हम इसको अरावली पर्वतमाला कहते हैं। जबकि मैंने आपको जब भौतिक प्रदेश पढ़ाए तब बताया था कि जो 2700 से ज़्यादा ऊंचा होता है उसको हम पर्वत कहते हैं। तो जब इसकी ऊंचाई 930 है तो फिर इसको पर्वत क्यों कहेंगे? तो पहाड़ी कहलाएगा। अब पहाड़ी कहलाएगा तो पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि निर्माण काल के समय इसकी औसत ऊंचाई 2800 थी, तो 2700 से ज़्यादा वाले को हम पर्वत कहते हैं, तो इसलिए इसको पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो अभी इसकी 930 है। इस अरावली के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, इसको आबूर्दाचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आबूर्दाचल, परिपत्र, आबूर्दाचल, परिपत्र, मेरू आदि नामों से भी जो है इसको जाना जाता है। इस अरावली के संदर्भ में बात करें इसकी आकृति के बारे में कि इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है कर्णावर्त। गुरुजी ये क्या होती है? ये भी बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? कर्णावर्त बोले तो कान के समान, कान के समान। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि संरचनात्मक दृष्टि से इसकी आकृति कैसी है। आकृति तो सही है, कर्णावर्त है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से कैसी है? संरचनात्मक दृष्टि से इसकी जो आकृति है वो कैसी है? तो संरचनात्मक दृष्टि से इसकी आकृति है दहेली क्रम की। कैसी है? दहेली क्रम। संरचनात्मक दृष्टि से इसकी आकृति कैसी है छोरो? दहेली क्रम की है। अरावली पर्वतमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ, अरावली का शाब्दिक अर्थ वो होता है दोस्तों चोटियों की पंक्ति, चोटियों की पंक्ति, चोटियों की पंक्ति। देखो जितनी डिटेल में आपको दे रहा हूँ ना, दावे के साथ कह रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा। अभी तो शुरुआत ही नहीं की है मैंने ना, और इसकी सारी रामायण में जो है ऊपर की रामायण में आपको बता रहा हूँ।
अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इसकी जो सुदूर जड़ है वो अरब सागर से स्टार्ट होती है, यहाँ से अरब सागर से ना, तो इसलिए इसको जो है अरब सागर को अरावली का गर्भगृह है, या यूं कह सकते हैं कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरब सागर को कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण माना जाता है प्री कैम्ब्रियन काल में। और प्री कैम्ब्रियन काल में जब इसका निर्माण हुआ था तो निर्माण काल के समय इसकी जो औसत ऊंचाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी 2800 मीटर, जो अभी वर्तमान में अपर्दित हो के कितनी बची है, मात्र 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई बची है। अरावली पर्वतमाला जिसको आबूर्दाचल, मेरू, परिपत्र आदि नामों से जानते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अरावली को विष्णु पुराण में या विष्णु पुराण में अरावली के कौन से नाम का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखना परिपत्र का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, परिपत्र का उल्लेख मिलता है। जिस अरावली पर्वतमाला की आकृति है कर्णावर्त, कर्णावर्त का मतलब होता है कान के समान, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से इसकी आकृति अगर हम देखते हैं तो फिर कैसी है, दहली क्रम की है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अरावली पर्वतमाला का मेरे मित्रों शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति। क्या होता है, चोटियों की पंक्ति। अब और क्या चीज़ें हमें यहाँ से देखनी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। और यार जिन्होंने अभी तक भी है ना क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट से एक बार पहले फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो थोड़ा सा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फटाफट से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया, चलिए अब और चीज़ अपन देख लेते हैं अरावली के संदर्भ में। वैसे भारत के संदर्भ में अपन इसको पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा डिटेल अपने को नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब राजस्थान में मैं आपको अरावली पढ़ाऊंगा ना, राजस्थान के भूगोल में, उस समय बड़े ही विस्तार से अपन इसके हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पर तो अपन जो है इसकी मोटी मोटी बातें करने वाले हैं, जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है उसको अपन देखने वाले हैं। चलिए अरावली पर्वतमाला, अब बात करते हैं इसके विस्तार की। विस्तार कहाँ पर है इसका, तो दोस्तों इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 3 तो राज्यों में मिलेगा। भारत के कितने राज्यों में है, 3 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। अब पूछेंगे गुरुजी 3 राज्य कौन कौन से हैं, भाई बताऊंगा, टेंशन मत ले। सबसे पहले है गुजरात, और गुजरात के बाद आपका आ जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद आपका आ जाएगा हरियाणा। बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। चलो अब बात कर लेते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार समझना इसका, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार पालनपुर से शुरू होती है, पालनपुर, और पालनपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना पहाड़ियाँ, या इसी को आप कह सकते हैं करोल बाग, या और यहीं पर क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली। तो रायसीना पहाड़ियाँ, करोल बाग या राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक ये फैली हुई है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है वो राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार जो है राजस्थान में है। सर्वाधिक विस्तार यह है राजस्थान में, और कितना है राजस्थान में, तो कुल अरावली का 80%, 550 किलोमीटर कुल अरावली का कितने प्रतिशत है, तो कुल अरावली का 80% अकेले राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलेगा।
देखो अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, कितना है, कुल का 80% या यूँ कह सकते हैं कि 550 किलोमीटर जो कुल अरावली का लगभग 80% है। विस्तार देश के 3 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है, पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक है। अब पूछ लिया जाता है कि इसका विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो ध्यान रखना राजस्थान में पूछते हैं तो हम दिशा कौन सी बताते हैं, ध्यान रखना राजस्थान में हम दिशा, क्योंकि राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। एक इसकी चोटी के संदर्भ में पूछते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटाऊंगा इसको एक बार में, ले लिया होगा आपने। चलो देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल अपन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, भारत के संदर्भ में अपन अरावली को देख रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत अपने को नहीं है। राजस्थान में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब पूरी डिटेल से अपन अरावली को पढ़ेंगे। देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम है गुरु शिखर। ये रही साहब गुरु शिखर। अब गुरु शिखर कहाँ पर है ये भी होना ध्यान होना जरूरी है। तो गुरु शिखर है आपकी सिरोही राजस्थान, माउंट आबू सिरोही, और सिरोही कौन से राज्य में है, राजस्थान में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंची है ये अरावली की ही नहीं राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और यही नहीं दोस्तों, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और ध्यान रखें इस चोटी को कहा जाता है संतों का शिखर। क्या कहते हैं इसको, संतों का शिखर कहते हैं। और संतों का शिखर क्यों कहते हैं या किसने कहा था, तो संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड कौन है, तो राजस्थान के इतिहास के पिता या घोड़े वाले बाबा, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता या घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, जिसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, 1829 में लिखी थी, जिसमें इसने राजपूताना को राजस्थान नाम दिया था। वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इनको जानते हैं, जिन्होंने गुरु शिखर को जो है संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। इसी गुरु शिखर पर एक मंदिर भी बना हुआ है, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। और ये गुरु दत्तात्रेय का जो मंदिर है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर। हालांकि अपन भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, जो सिरोही में पड़ती है। सिरोही कहाँ पर है, राजस्थान में। ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अब कई किताबों में आपको 1727 मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफर्म है 1722 मीटर ही आपको करना है। अच्छा, ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, वो गुरु शिखर ही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कह दो, या कह दो हिमालय से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंची चोटी कह दो, बात एक ही है। और वो कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। और कर्नल जेम्स टोड कौन था, जिसको हम राजस्थान के इतिहास के पिता या घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इसी चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। तो एक बार फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए ले लिया होगा। तो इसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अपन अरावली को जो है ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में इससे ज़्यादा अरावली में कुछ नहीं पूछते हैं। राजस्थान के बारे में जब हम बात करेंगे, राजस्थान का भूगोल जब अपन पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ को जो है हम बहुत बड़े ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। इसमें पठारों को लेकर के, इसके दर्रों को लेकर के, इसकी सभी चोटियों को लेकर के सारी बातें अपन जो है बड़ी विस्तार से करने वाले हैं। तो ये अपन अरावली के बारे में बात कर चुके। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, तो अब करेंगे विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में, सतपुड़ा के बारे में, सतमाला के बारे में, है ना, पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, उनको लेकर के जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपनी क्लास जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं एक बार सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी के साथ अब मैं लेना चाहूँगा आपसे विदा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते फिर ब्रेक के बाद। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम साहब।